तो हम सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे, अपने दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर रखेंगे, आंखें सहजता से बंद करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो दोनों हाथ को रब करेंगे, अपने बॉडी के चारों एक पॉजिटिव कवरिंग बनाएंगे। अगेन रब योर बोथ पाम, अपने दोनों पाम अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। ठीक है, चलिए आंखों को सहजता से खोल देंगे। सो टुडे विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने कल तक कंप्लीट कर लिया था मेमोरी तक। ठीक है, मेमोरी हमारा हो गया था, अटेंशन हो गया था। ठीक है, अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा फीलिंग और एक सेकेंड, हाँ फीलिंग है हमारा, फिर उसके बाद आपका कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। ठीक है, और लर्निंग। तो लर्निंग एक बड़ा टॉपिक है हमारा। फर्स्ट आई स्लाइड स्टार्ट कर दीजिएगा पूजा जी, लर्निंग फीलिंग वाला। ओके ठीक है, चंद्रकला जी जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं, उनको सभी लोग पिन कर लेंगे। ठीक है, ओके तो सभी लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट होगी। ओके जी, तो देखिए लर्निंग दिख रहा है, बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं। हम बचपन से ही लर्निंग स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जो लर्निंग का टॉपिक है वो आपके फर्स्ट पेपर में भी है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, और सेकंड पेपर में तो है ही साइकोलॉजी में आपको। तो मैं जिस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाऊंगी लर्निंग का, वो आपके फर्स्ट पेपर के पर्सपेक्टिव से भी है कि टीचिंग का जो चैप्टर है उसमें भी आपके जो मॉडल्स आते हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कि आपको वहां पर ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक, अब देखिए लर्निंग की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि लर्निंग है क्या। इट इज अक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। कोई भी नॉलेज जो होती है, कोई भी ज्ञान जो हम एक्वायर करते हैं, चाहे वो हम इनेट हो या फिर बाहर से हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथ और वीकनिंग द ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा किसने बोला है, हेनरी पी स्मिथ ने बोला है। इन्होंने क्या बोला कि हम कोई भी नए बिहेवियर को अपने जो ऑलरेडी जो बिहेवियर है हमारे साथ, उनको उसमें ऐड करते हैं या फिर उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं नए बिहेवियर को, तो हम उसको लर्निंग कहते हैं। ठीक है, फिर बताया क्रो एंड क्रो ने, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे हैबिट्स, हमारी नॉलेज और हमारे एटीट्यूड, इन सबको हम मिलाते हैं लर्निंग के अंतर्गत। ठीक है, कि हम क्या नई चीज सीखते हैं। बच्चा है, ठीक है, बच्चे स्कूल में जाता है, तो वो स्कूल में पहले तो घर में रहता है तो घर में सुने, फिर स्कूल में जाता है तो उसको सिखाया जाता है कि बेटा आप घर से स्कूल आ जाना तो अपने जितने भी टीचर्स हैं उनको प्रणाम करना, या फिर घर से आना तो अपने पेरेंट्स को उनको प्रणाम करना। ठीक है, तो चीजें उनको सिखाई जाती है, उनको नॉलेज दिया जाता है और उनका एटीट्यूड में चेंजेस लाए जाते हैं। ठीक है, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं ये डेफिनेशन दी है, दीपाली जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, कुछ क्वेश्चन है क्या, या फिर अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे बोला गया है लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। हम कोई चीज अगर सीख लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो कि हमारे बिहेवियर में चेंज कर दे, उसको हम लर्निंग कहते हैं। मान लीजिए आप कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने अपना बैग रख दिया साइड में और वो बैग चोर आपका चोरी करके चला गया। ठीक है, तो आप अभी तक तो क्या थे, आप लूज थे थोड़ा कि हाँ बैग तो है, कोई चोरी नहीं करेगा, ये वो ट्रेन में कौन से बैग चोरी होते। ठीक है, लेकिन आप एक बार रखे और आपका बैग चोरी हो गया, तो आपने वहां से क्या सीख लिया कि हमें जो है थोड़ा अपने सिक्योरिटी पे, अपने सामान पे, अपने लगेज पे ध्यान देना चाहिए जब भी ट्रैवल करें हम। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम से क्या कि चैन लेके जाते हैं, ताला लेके जाते हैं और वहां पर की के साथ लगा देते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप जब भी आप ट्रैवल करोगे तो चैन और की और वो जो आपके सेफ्टी के निगरानी की जो नजरें हैं वो रहेंगी ही रहेंगी आपके सामान के साथ। ठीक है,
तो ये कैसे सीखा आपने, एक्सपीरियंस से सीखा और ये परमानेंट बिहेवियर आपके साथ आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लर्निंग को रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो टाइप ऑफ लर्निंग में आता है सबसे पहले आपका वर्बल लर्निंग। कोई भी बच्चा होता है बचपन से जब स्टार्ट करता है तो बोलना ही स्टार्ट करता है या फिर कुछ बॉडी एक्टिविटीज। तो वर्बल लर्निंग में क्या होता है, द लैंग्वेज वी स्पीक, कम्युनिकेशन, साइन, पिक्चर, सिंबल, वर्ड, फिगर ईटीसी आर यूज्ड फॉर वर्बल लर्निंग। तो वर्बल मतलब क्या था, कोई भी चीज हम बोल के सीखे। अब इसमें नॉन वर्बल चीज को भी ले लिया गया, जैसे कि कोई पिक्चर हो गई, पिक्चर को भी हम देखते हैं, कोई सिंबल हो गया या कोई वर्ड जिनके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्बल लर्निंग, जो एक व्यक्ति के लिए बहुत इसेंशियल है अपने समाज में या सोसाइटी में कम्युनिकेट करने की, ठीक है। मोटर लर्निंग क्या होती है, मोटर लर्निंग में हमारा ब्रेन का मोटर एक्टिविटी काम करती है कि किसी के लिए कैसा रिफ्लेक्शन दिया जाए। तो मोटर लर्निंग में जब हम कोई चीज सीखते हैं, जैसे कि ड्राइविंग अ कार, फ्लाइंग अ प्लेन, ड्राइंग, यूजिंग इक्विपमेंट्स, ये सब हमारी आती है मोटर लर्निंग के अंतर्गत, ठीक है। तो दिस आर द क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट आती है आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल इमेज विच डिनोट्स अ जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट द थिंग्स, पर्सन एंड इवेंट्स, ठीक है। तो सबके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं अपने अकॉर्डिंग, एक ही चीज सबको दे दी जाए तो सबका उसके लिए अलग अलग कंसेप्ट होगा। ये हमारी एक मेंटल इमेज होती है, ठीक है। हर पर्सन के लिए, जैसे मैं हूं, मेरी अगर मेरे बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग 10 लोग हैं, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे मेरे लिए, ठीक है। तो मैं एक पर्सन हो गई। अब आपसे पूछा जाए तो जेआरएफ के लिए सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। किसी थिंग के लिए पूछा जाए कि बताइए आपको बुलेट कैसी लगती है, बुलेट बाइक, ठीक है। तो सब लोग के लिए अलग अलग होंगे कि मुझे बुलेट तो अच्छी, किसी को बुलेट बहुत अच्छी लगेगी, कोई बोलेगा नहीं मुझे बुलेट का साउंड पसंद नहीं है, कोई बोलेगा दिखती अच्छी है लेकिन बैठने में अच्छा नहीं लगता उसमें, ठीक है। कोई बोलेगा बैठने में मजेदार है, दिखने में अच्छी नहीं है। तो सबके कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग, ठीक है। ओके, पूजा जी एग्जिट कर रही हैं, ठीक है, पूजा जी बता देंगे आपको। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, हायर टाइप ऑफ लर्निंग, ये बहुत हायर टाइप की लर्निंग होती है क्योंकि इसमें हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ यूज ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड जनरलाइजेशन। यही चीज हमसे कराई जाती है नेट एग्जाम के फर्स्ट पेपर में, ठीक है। देखिए दो चीज आती है, हमारे अचीवमेंट्स को देखने के लिए जो हमारे टेस्ट कराए जाते हैं, जो चीज हमें नहीं आती है वो आता है हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट में, जैसे हायर एजुकेशन हो गया, पीपल एंड एनवायरमेंट हो गया, ठीक है, रिसर्च हो गई। ये सब चीजें हमको आगे जरूरत में आने वाली है और हमारी स्किल को डेवलप करेंगी, ठीक है। तो इसलिए इनको एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत डाला गया है। अब आप बोलेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब तो केवल रीजनिंग होता है, लेकिन इनको भी इसलिए डाला जाता है कि वो आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं, वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत वहां पर रखा जाता है, इसीलिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही बताया है कि यूज ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, जनरलाइजेशन। इमेजिनेशन किसी चीज की कल्पना करना, जनरलाइजेशन मतलब कि एक ही चीज को सब पे फॉलो करना या सब पे लागू करना, जनरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरियल लर्निंग, ठीक है। तो सीरियल लर्निंग वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, नीचे नीचे चंद्रकला मैम नीचे, हाँ ठीक है, ओके। सीरियल लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग अल्फाबेट्स, ठीक है। अब सीरियल आप समझ ही गए होंगे देख के कि किसी का क्रम, तो अल्फाबेट्स में ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सामने पढ़ा। अब हमारे लिए क्या जरूरी है, जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो अभी तो बच्चे थे हम, बच्चे के लेवल में तो हमको क्या सिखाया जाता था, ए से लेकर जेड तक सिखाया जाता था काउंटिंग, ठीक है। अब हमको जेड से ए तक भी सिखाया जाता है कि 1 से 26 इधर है, तो उल्टे में 1 से 26 में 26 नंबर पे ए आएगा। फिर हम उसको हाफ हाफ करेंगे तो N13 पे आएगा, सॉरी हाँ, N13 पे आएगा, N14 पे आएगा, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमको सीरियल बताया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन टेबल कि 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा, ऐसे ये मल्टीप्लीकेशन टेबल सीरियल में सिखाई जाती है। द नेम ऑफ द स्टेट इन अ कंट्री, ठीक है, स्टेट्स के नेम की आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपका आता है सीरियल में। लिस्ट ऑफ पीएमएस और प्रेसिडेंट्स नेम, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट के नेम ये सब आपके सीरियल लर्निंग में आता है। फिर आता है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, ठीक है, अ लर्निंग ऑफ समथिंग इन एसोसिएशन विद समथिंग एल्स, किसी एक के साथ दूसरे का एसोसिएशन करना, इसको हम कहते हैं पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। जैसे कि गंगा है तो रिवर गंगेज, ठीक है, किशनपुर है तो लॉर्ड कृष्णा से आया, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपके पेयर एसोसिएट, जो हमें जनरली यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर में कराया जाता है कि हमेशा पेयर करने को देता है, ठीक है।
अब हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट यूनिट में भी आपका दिया है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्लूम डोमेन ऑफ लर्निंग। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जनरली भी हम पढ़ते हैं तो 3 मॉडल होते हैं हमारे, ABC 3 मॉडल माने जाते हैं, अफेक्शन, बिहेवियर और कॉग्निशन, ठीक है। ये 3 मॉडल माने जाते हैं, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ देखिए। अफेक्शन मतलब होता है हमारे इमोशंस जितने हो गए, ठीक है। तो ये पूछेगा आपको फर्स्ट पेपर में भी, याद रखिएगा कि ब्लूम डोमेन किनके ऊपर बेस है, 3 चीज पे बेस होता है। पहला होता है आपका अफेक्शन, दूसरा होता है साइकोमोटर, साइकोमोटर मतलब होगा क्या आपका बिहेवियर, ठीक है। और तीसरा होगा आपका कॉग्निशन लर्निंग। अफेक्शन आपके इमोशन से रिलेटेड है, साइकोमोटर आप जो एक्शन करते हैं, किसी चीज के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, उसको हम साइकोमोटर कहते हैं। और कॉग्निशन मतलब होता है हमारा ब्रेन जो चीज एक्वायर करता है, ठीक है। ब्रेन के द्वारा जितनी चीजें होती है वो हमारे कॉग्निशन में आती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आती हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। आप लोग मंदिर जाते हैं, ठीक है, मंदिर जाते हैं, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहां पे बीच में मंदिर पड़ी, ठीक है। आपका वहां पे दिमाग में क्या आया कि मंदिर है, ठीक है। तो आपका ब्रेन कॉग्निशन काम किया, हाँ मंदिर है, ठीक है। मेरे कभी आपको आपके पेरेंट्स ने बोला होगा जहां मंदिर दिखे वहां प्रणाम करना है, ठीक है। या फिर मंदिर में भगवान का वास होता है, ये आपके कॉग्निशन में फीड है ऑलरेडी आपके दिमाग में, ठीक है। आपको कॉग्निशन वर्क किया, फिर क्या हुआ, आपने आपका इमोशन वर्क किया कि भगवान है मेरी इच्छा को पूर्ति करेंगे, या मैं ट्रैवल में कहीं जा रही हूँ तो मेरे साथ अच्छा हो, तो ये आपका इमोशन लग गया। आपने रिएक्शन क्या किया, आपने अपने हाथ जोड़े भगवान के सामने। तो ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाया आपका एक डोमेन, मतलब इसमें क्या हुआ, आपका अफेक्शन भी हुआ, कॉग्निशन भी हुआ और बिहेवियर, आपने साइकोमोटर, हाथ जो आपने जोड़ा वो आपका साइकोमोटर, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं। इसमें बताया है टू लर्न चेस वन हैज टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉग्निशन। अब हम जब चेस खेलने जाते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि 16-16 दोनों साइड के होते हैं, टोटल 64 होता है, इसमें ब्लैक होता है, 2 वजीर होता है, ये होता है, सब आपको देखना पड़ेगा कि रूल क्या क्या है, ठीक है। फिर बताया गया हाउ टू होल्ड एंड मूव द पीसेस ऑफ चेस बोर्ड, ठीक है। अब आप मूव कैसे कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं कि उसने अपनी 2 चाल चली तो हम अपने घोड़े की 2.5 चाल चल देंगे। तो ये हम जब चाल चलते हैं हम अपने हाथ के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा साइकोमोटर हो गया, ठीक है। फिर आया गेट इन्वॉल्व इन गेम लाइक द प्ले, इसका अफेक्टिवनेस, ठीक है। ये आपका अफेक्टिवनेस कहलाया कि हम इसमें, हम खुद को जब हम जाते हैं ना, हम राजा को तो सेव करें, हमारे अंदर खुद भी एक प्लेयर की क्वालिटी आ जाती है कि हम ही उसके अंदर है, हम ही वही खेल रहे हैं, ठीक है। अब आता है इनफॉर्मल लर्निंग और फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। तो ये 2 लर्निंग है बेसिकली जो जनरली हम देखते हैं। इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक और फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक। इनफॉर्मल क्या होता है, हम अनकॉन्शियसली सीखते हैं और अपने पेरेंट्स से जो एक बिना फॉर्मल सेटअप के हो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल, ठीक है। जैसे पेरेंट्स से सीखना, फ्रेंड्स से सीखना, ये सब होती है हमारी इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है, स्कूल से, टीचर से, ये सब सीखना हमारी फॉर्मल। तीसरी होती है हमारी नॉन फॉर्मल लर्निंग, ठीक है, जो ना इनफॉर्मल होती है ना फॉर्मल होती है। इसमें होता है क्लब्स, वर्कशॉप, म्यूचुअल इंटरेस्ट ग्रुप, इनके द्वारा हम चीजों को सीखते हैं, वो हमारी होती है नॉन फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट पेज कर दीजिए। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका थ्योरी ऑफ लर्निंग जो हमें पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ लर्निंग में फर्स्ट हमारी आती है ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक ने दी थी। तो आप लोगों को नाम तो याद रखना ही है। चलिए मुझे बताइए आप सभी कि नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी किसने दी है, जो भी क्लास में थे, नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी किसने दी है? मार्शल। हाँ मैस्लो, ठीक है, ब्रायन मैस्लो ने दी, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए सेल्फ कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाँ वेरी गुड, कार्ल रोजर्स, ठीक है। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी है? साइको फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने दी है, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमें सबके नाम याद रखने हैं किसने क्या दिया, ठीक है। तो एक और आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, वो हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। अब आता है हमारा ट्रायल और एरर थ्योरी जो किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। ट्रायल और एरर आप समझ ही रहे होंगे कि किसी भी चीज को ट्राई करना और उसमें एरर आना, ठीक है। तो इसमें एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, ही यूज्ड अ 24 आवर हंग्री कैट। इसमें बहुत बड़ा लिखा, मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए क्या क्या इन्होंने, एक हंग्री कैट, भूखी जो है बिल्ली को लिया, और क्या किया इन्होंने,
द कैट फुली फेड टू 24 hours बैक। इन्होंने क्या किया, उसको एक पजल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। पजल बॉक्स में डाल के इन्होंने क्या किया, उसमें एक लीवर मतलब कि एक कुंडी टाइप जैसे जिसको हम खोलते हैं दरवाजा का, उसको लगा दिया, ठीक है, जिसको हम पुल करके उसको खोल सकते हैं, ऐसा लीवर लगा दिया। तो आप भाई बिल्ली तो जानती नहीं है, तो वो क्या करेगी, उछलेगी कूदेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया जिसको पजल बॉक्स कहते हैं, उसमें वेंटिलेशन लगा दिया और लीवर लगा दिया, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर कैट को डाल दिया। अब उसके बाहर साइड उन्होंने क्या किया, फिश मछली को रख दिया उस बॉक्स के बाहर, ठीक है। अब क्या किया, जब अब चूंकि कैट जो बहुत भूखी हुई है 24 hours, मतलब एक दिन पहले भूखी हुई, तो वो क्या करी, वो रेंडमली जो है ट्राई करती गई मूवमेंट, ठीक है, कि किसी तरीके से ये खुल जाए बाहर आने के लिए। वो क्या कि बार बार मूवमेंट्स करती रही, बार बार। इस मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट, एक्सप्लोर करना अपने आप को, ठीक है, अलग अलग मूवमेंट करके। वो क्या की, अपने आप को बार बार ऐसे करती गई। एक बार ऐसा हुआ कि एक मूवमेंट के दौरान जो वो लीवर है, कुंडी, वो खुल गई, ठीक है, और डोर ओपन हो गया। तो वो बाहर गई और खाना खा के वापस आ गई, ठीक है। तो उसको समझ में आया ठीक है ऐसे खुलता है। फिर से उन्होंने क्या किया, फिर से बार बार कैट को भूखा रखा और एक बार बार फिश बाहर रख दी। तो ऐसा बिहेवियर वो बार बार करती गई, ठीक है, उछलने कूदने का फिर खुलने का। तो ऐसे में क्या हुआ, ट्राई करती गई, एरर होता गया, फिर वो ट्राई की कि हाँ अब ये खुलेगा। तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया जब उसका जो डोर है वो इजिली ओपन हो जाता था, क्योंकि वो सीख गई कि डोर को ओपन कैसे करना, लीवर कैसे खोलना है। तो इसको हम कहते हैं ट्रायल और एरर। थॉर्नडाइक कहते हैं कि हम जब कोई चीज गलती करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं, ठीक है, गलती करे, एरर किए, ट्राई किए और उसमें गलती हुई, तो हम चीजों को जल्दी सीखते हैं। जैसे आप नेट का एग्जाम देते हैं हम, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2-3 बार दे रहे होंगे, कुछ पहली बार दे रहे होंगे, ठीक है, और कुछ जिनका पहली बार में ही जेआरएफ निकल जाए, ठीक। तो कुछ ऐसे बहुत महान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्वेश्चन पूछा मैंने आप लोगों से, तो कुछ होंगे एग्जैक्ट आंसर देंगे, कुछ गलत देंगे, यहाँ पर तो गलत दे देंगे वो आंसर, लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम आंसर देंगे तो उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो वो क्या किया, उन्होंने गलती से सीखा। तो थॉर्नडाइक का मानना था कि हम जो भी लर्निंग है वो ट्रायल और एरर के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए चंद्रकला जी। अब इसको बोला गया इट इज अ चांस लर्निंग, इसको हम चांस लर्निंग भी कहते हैं और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव लर्निंग, इसमें एसोसिएट करते हैं हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, आपको वही जो मैंने आपको बताया, बिल्ली होती है, पजल बॉक्स है, ये लीवर लगा हुआ है, कैसे खुलता है वो इसमें बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आती है हमारे पैरेलल थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो पैरेलल ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, ये भी याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने कौन सी दी है, थॉर्नडाइक ने कौन सी दी है थ्योरी, जल्दी। ट्रायल एंड एरर मेथड। वेरी गुड, ठीक है। अब है क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग दी है पैरेलल ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, क्लासिकल कंडीशनिंग में कहता है अ लर्न रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स दैट यू व्हेन evoked by stimulus। इसमें क्या होता है, ये भी हम लर्न करते हैं स्टिमुलस के थ्रू, ठीक है। हमारे सामने एक स्टिमुलस या दीपक रख दिया जाता है, उसके थ्रू हम चीजों को सीखते हैं। इसमें क्या किया, पैरेलल ने एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर किया, डॉग पे किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस पे किया, आपको ऑप्शन दे देगा रैट, डॉग, कैट, ठीक है, और एक आध। तो थॉर्नडाइक ने कैट पे किया था, पैरेलल ने डॉग पे किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डॉग ऑन टू कलेक्ट सलाइवा, इन्होंने क्या किया कि डॉग कैसे सलाइवा का सिक्रीशन करता है उसके ऊपर इन्होंने किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि द डॉग वुड सलाइवेट व्हेन पावर्ड मीट वाज प्रेजेंट। डॉग जो तब सलाइवा निकालता है जब उसके सामने मीट रखा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड करिए, नेक्स्ट स्लाइड। और इसके बाद ये बस लिखा है कि इनको नोबेल प्राइज मिला, ये सब, ठीक है। पैवलव ने क्या किया, पैवलव एसोसिएट द रिंगिंग ऑफ बेल। तो पहले क्या होता था, जब डॉग था उसके सामने जब मीट आता था तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता था। अब इन्होंने क्या किया, जो टाइम था मीट रखने का, उस टाइम पे इन्होंने बेल रिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मीट। किसके प्रेजेंस में, मीट के प्रेजेंस में। तो इनके साथ इन्होंने क्या किया, मीट भी दिया और बेल भी बजाई, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले तो इन्होंने ऐसे किया कुछ दिनों तक, फिर उन्होंने क्या किया, केवल बेल बजाई और मीट नहीं दिया उसको, ठीक है। तो भी उन्होंने देखा कि इसका सलाइवा जो है निकल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लर्न रिफ्लेक्स, कि वो नहीं है लेकिन वो टाइमिंग नहीं थी और वो बेल के साथ कुछ दिन तक उन्होंने प्रैक्टिस की, तो वो चीज, वो बिहेवियर सीख गया कि जब बेल बजेगी तब सलाइवा का सिक्रीशन होगा। उसने ये सीखा कि बेल बज गई मतलब कि खाना अब आएगा मेरे सामने, इसलिए उसको सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
जैसे बहुत से लोग होंगे, मैं उनके सामने नाम ले लूं गुलाब जामुन का, तो उनके मुंह से सलाइवा निकलने लग जाएगा। कोई कोई किन्हीं के सामने पानी पूरी का नाम ले लूं, तो उनके मुंह से सलाइवा निकलने लग जाएगा। तो ये एक लर्न बिहेवियर है जो कि हम स्टिमुलस के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। इसमें टायलर ने डॉग पे किया, तो ये डॉग है, देखिए यहाँ पर डॉग रखा है, यहाँ पे मीट रखा है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सलाइवा, कितना सलाइवा निकलता है इन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है, ये देख नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैंने आपको बताया भी था उस दिन, ये स्कीनर ने दिया है, ठीक है। तो पैरेलल ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है स्कीनर ने दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रैट पे किया, ठीक है, चूहे पे। इन्होंने अपने बॉक्स का नाम स्कीनर बॉक्स रखा, ठीक है। और उसमें क्या किया, इन्होंने लेवर के साथ बहुत सारी चीजें रख दी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अ हंग्री रैट वाज प्लेस्ड इन अ स्कीनर बॉक्स एंड एवरी टाइम इट प्रेस्ड द लीवर इट वाज रिवार्डेड विद द फूड प्लेट in the food dish which was used to reinforce its behavior। इसमें क्या होता था, जब भी हंग्री कैट दरवाजा को जल्दी खोलता था, जितनी जल्दी दरवाजा को खोलता था उतना ज्यादा उसको फूड मिलता था और फूड प्लेट मिलती थी। तो ये क्या हुआ, उसके बिहेवियर को ये बढ़ा देता है। अब मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, ठीक है, वो अच्छा काम करता है और आप उसको चॉकलेट देते हो, तो वो बिहेवियर वो बार बार करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे था, रैट को क्या, जितनी जल्दी वो दरवाजा खोलेगा उतनी जल्दी उसको जो है प्लेट में फूड मिलता था, इसलिए उसका बिहेवियर इससे बढ़ता गया। इसको हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया, रैट स्कर्ड around the box randomly touching part of the floor and wall, eventually the rat accidentally touched the lever and food plate was released। इसने क्या किया, ये ऐसे बॉक्स में घूमती रही आसपास में, वहां के वॉल के पास, और अचानक क्या हुआ, उसने टच किया लीवर को, और जल्दी से जैसे लीवर खुले तो फूड प्लेट उसके तरफ आ गई, ठीक है। द सेम सीक्वेंस वाज रिपीटेड एंड विथ मोर ट्रायल्स, ठीक है, ऐसा बार बार हुआ, ठीक है। तो जितने ज्यादा टाइम लगता है उतने ज्यादा टाइम में आता खाना, और जितना जल्दी होता है उतनी जल्दी खाना आता। तो ऐसा क्या हुआ, इस रेंडम मोमेंट को वो बार बार करती गई, ठीक है। और जैसे जैसे मोमेंट बढ़ता गया वो फास्ट फूड उसको मिलता गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। देखिए रैट है, आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अब इसमें बताया गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस दैट अटेम्प्ट टू मॉडिफाई बिहेवियर। एक ऐसी प्रोसेस होती है जो किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए की जाती है, ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट मतलब होता है हिंदी में पुनर्बलन, चीजों को बढ़ा देना, ठीक है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, बताऊंगी क्या होता है। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल मेक्स एन एसोसिएशन बिटवीन पर्टिकुलर बिहेवियर एंड अ कंसिक्वेंस। इसके द्वारा क्या करता है, व्यक्ति अपने पर्टिकुलर बिहेवियर को बढ़ाता है और उसके कंसिक्वेंसेस को, ठीक है। एग्जाम्पल, पेरेंट रिवार्डिंग अ चाइल्ड एक्सीलेंट ग्रेड विथ कैंडी और सम अदर प्राइज। मैंने बताया कि जैसे बच्चे ने अपने क्लास में अच्छे नंबर लाए या फर्स्ट प्राइज लाए, तो पेरेंट ने उन्हें चॉकलेट ला के दे दिया, तो वो आप क्या करेंगे, हर बार वही चीज करेंगे कि जिससे उनको चॉकलेट मिले। तो उनके बिहेवियर में क्या हुआ, चेंजेस आ गए, ठीक है। अब देखिए रेनफोर्समेंट, थोड़ा स्लाइड क्लियर नहीं, मैं बता देती हूँ। इट इज इवेंट दैट स्ट्रेंथेड एंड इंक्रीज द बिहेवियर इट फॉलोज, ठीक है। रेनफोर्समेंट मतलब क्या होता है, रेनफोर्समेंट मतलब बढ़ाना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ को बढ़ाना किसी इवेंट के द्वारा, उसका हम बोलते हैं, सॉरी, ये एक ऐसा इवेंट है जो किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को इंक्रीज करता है या उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, वो होता है रेनफोर्समेंट, ठीक है। और पॉजिटिव वे पे इंक्रीज करता है, ठीक है, किसी के बिहेवियर को। इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आर फेवरेबल इवेंट और आउटकम दैट आर प्रेजेंटेड आफ्टर द बिहेवियर। इसमें क्या होता है, हम कोई भी बिहेवियर करते हैं उसके बाद हमको अगर कोई हमारी फेवरेबल चीज मिलती है, ठीक है, और तो उसके बाद क्या होता है, इन सिचुएशन द रिफ्लेक्ट पॉजिटिव एनफोर्समेंट a response or behavior is strengthened by the addition of something such as praise or direct reward। हम हमारे अच्छे बिहेवियर करने के बाद अगर हमें रिवॉर्ड दिया जाता है तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव वे पे बढ़ता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एनफोर्समेंट, ठीक है। अब इसमें आता है निगेटिव, इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एन अनफेवरेबल इवेंट। अब इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था, बच्चे को पेरेंट्स मारते थे, ठीक है, उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। अब क्या हुआ, जब बच्चा अच्छे नंबर लाने लगा तो उसको मार नहीं पड़ती अब, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अनफेवरेबल मोमेंट का हट जाना, इसको हम बोलते हैं निगेटिव रेनफोर्समेंट। तो बच्चा ये नहीं चाहता था कि उसको मार पड़े, अब जब वो अच्छे नंबर लाने लगा तो उसको मार नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट हुआ। तो जब मार नहीं पड़ती तो सोचा अब मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा,
तो मुझे माननी पड़ेगी। तो ये कहता है रिमूवल ऑफ अनफेवरेबल थिंग्स, ठीक है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट में। और पॉजिटिव में क्या होता है, एडिशन ऑफ फेवरेबल थिंग्स, ठीक है, दो चीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट आता है पनिशमेंट, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। इसमें बताया ऑन द अदर हैंड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी एडवर्स इवेंट और आउटकम दैट कॉजेज अ डिक्रीज इन अ बिहेवियर इट फॉलोज। इसमें कहता है हम कोई भी चीज करते हैं तो हम इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट के द्वारा हमारे बिहेवियर में डिक्रीजेस या फिर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, समथिंग रिफर्ड एज अ पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन involve the presentation of any unfavorable event or outcome in order to weaken the response it follows, ठीक है। हम अगर हमारे हमसे कोई गलती हो गई और हमें वहां पर डांट पड़ती है, अनफेवरेबल चीज जो हमें पसंद नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, इट इज ऑल्सो एज अ पनिशमेंट बाय रिमूवल occurs when a favorable event or outcome is removed। अब इसमें क्या होता है, हम हमारे किसी बिहेवियर से, पहले क्या होता था, हमें साइकिल चलाने को मिलती थी रोज शाम को, ठीक है। अब क्या हुआ, हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, हमारी पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, तो हमारी साइकिल को हमें नहीं दिया जाता, तो पेरेंट्स ने बोला तुम 5 बजे साइकिल चलाने नहीं जाओगे। तो ये क्या हो गया, हमारा निगेटिव पनिशमेंट, कि हमारी फेवरेबल चीज का रिमूवल कर दिया गया। और पॉजिटिव पनिशमेंट में हमको अनफेवरेबल चीज दी गई। अनफेवरेबल चीज मतलब एक झापड़ दिया गया, पढ़ाई नहीं करने पर एक झापड़ दिया गया, वो हो गया अनफेवरेबल चीज। और फेवरेबल चीज हटाया मतलब साइकिल चलाना हमारी आदत में था 5 बजे, अब हमारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो पेरेंट्स ने बोला तुम साइकिल नहीं चलाओगे, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। अब आता है, मैम ये रीइंफोर्समेंट का अपोजिट है क्या? हाँ, रीइंफोर्समेंट का अपोजिट होता है पनिशमेंट, ठीक है। थैंक यू। रीइंफोर्समेंट हमारे बिहेवियर में चीजों को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है हमारे बिहेवियर को, हमारी पॉजिटिव परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, और जो हमारा पनिशमेंट है वो डिक्रीज कर देता है हमारे बिहेवियर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इमोशन। इमोशन में क्या होता है, नेक्स्ट करिए, इमोशन को जो आपके जो सिलेबस है उसमें फीलिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो फीलिंग जो है वो इमोशन का एक टाइप ही है, ठीक है। फीलिंग को हम इमोशन से क्लोजली रिलेट करते हैं, इसलिए हम इमोशन पढ़ते हैं। अब आता है डेफिनेशन ऑफ इमोशन। इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना विच अकर्स एज एनिमल और पीपल लिव देयर लिव्स, ठीक है। ये इमोशन जो है वो हम इंसान में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है, वो जहां रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बताया इट इज अ इंटेंस फीलिंग दैट आर डायरेक्टेड एट समवन और समथिंग। ये एक इंटेंस फीलिंग होती है, मैंने आपको बताया फीलिंग से रिलेटेड है। इंटेंस फीलिंग होती है जो डायरेक्टेड होती है एट समवन और समथिंग, किसी चीज के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 3 चीज इंक्लूड होती है, देखिए। पहला होता है हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जिसको हम फीलिंग कहते हैं। दूसरा होता है एक्सप्रेशन विच कैन बी सीन बाय अदर, एक्सप्रेशन जो दूसरे द्वारा देखे जाते हैं। मान लीजिए आपने, आपको, हाँ, आपका कोई फ्रेंड है, आप मतलब बहुत मानते हैं उसको, तो आपको छोड़ के चला गया, ठीक है। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होगा, अरे मेरे फ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, ठीक है। वो फीलिंग है आपकी, फीलिंग क्या हुई आपके अंदर, सैड फीलिंग, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपकी सैड फीलिंग हुई, अब आप पूरे टाइम डल डल लग रहे हो, तो वो आपका एक्सप्रेशन कैसे हुआ फेस का, डल हो, आप अच्छे से चल नहीं रहे हो, बात धीरे धीरे कर रहे हो, तो ये एक्सप्रेशन है जो कि दूसरों के द्वारा दिख रहेगा। तो फिर आपसे दूसरा बंदा आके बोलेगा क्या हुआ है, तेरा चेहरा डल दिख रहा है, तो आज वीक लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो दूसरे द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। फिर होता है एक्शन ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजिकल अराउजल। अब हम बॉडी से क्या एक्शन करते हैं, नहीं यार नॉर्मल। तो ये सब चीजें जो है, 3 चीजें हमारे इमोशन में आती हैं, फीलिंग, एक्सप्रेशन और फिर अराउजल, ठीक है। अब आता है कैटेगरी ऑफ इमोशन। तो इमोशन 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी इमोशन क्या होता है, हम किसी को देख के, नेक्स्ट स्टार्ट करिए, किसी भी चीज को देख के जो पहला इमोशन हमारा निकलता है वो प्राइमरी इमोशन, ठीक है। जैसे कि लव हो गया, जॉय हो गया, किसी को देख के अचानक से लव, खुशी, एंगरनेस, सैडनेस आना, सरप्राइज और फियर, ठीक है। तो ये प्राइमरी इमोशन है, ठीक है। सेकेंडरी इमोशन कहते हैं इन इमोशन के होने के बाद जो हम करते हैं वो आता है हमारा सेकेंडरी इमोशन में। जैसे कि इफ वी एक्सपीरियंस फियर, तो फियर क्या हुआ, प्राइमरी एक्सपीरियंस हुआ, किसी चीज को देख के हमने फियर एक्सपीरियंस किया, तो उसका सेकेंडरी इमोशन क्या हो गया, फील थ्रेटन्ड और फिर एंगर। हम इसमें क्या करेंगे, या तो कांप जाएंगे, ठीक है, किसी चीज को देख के। अब आपके सामने सांप आ जाए, ठीक है, तो
सांप कोई व्यक्ति लेके आया मान लीजिए, ठीक है, आपके सामने छोड़ दे, तो आप क्या होगे, तो कांप जाओगे पहले डर के। दूसरा आप क्या होते हो, गुस्सा कर सकते हो इस व्यक्ति के ऊपर कि तू क्यों लाया ये सांप, ठीक है। तीसरा, डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन पे, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें सेकेंडरी इमोशन में आती है, जैसे कि आपका पैशन हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, कोई चीज देखा आपने, कोई लेक्चर देखा, वो आपका पहला एक्सपीरियंस था कि आपको वहां पर जॉय फील हुआ, जॉय फील हुआ, अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति, तो उसके बाद आपका आशा बढ़ गई, तो ऑप्टिमिज्म क्या है, आपकी आशा बढ़ना। इरिटेशन होना, कोई सी चीज देख के आपको दिमाग खराब है तो आपको इरिटेशन हो गया। डिसगस्ट, सेम फीलिंग होना, और नर्वसनेस, ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी इमोशन में आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है ह्यूमन इमोशन। तो ह्यूमन इमोशन इज इनेट इन ऑल ऑफ अस, सब में जन्मजात रहता है इमोशन, ठीक है। इज समथिंग वी आर बोर्न विथ और समथिंग वी डाई विथ, ये ऐसी चीज है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं और जिसके साथ हम मरते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जन्म से लेके मरने तक हमारे साथ रहता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज आती है जो हमारे डेली हम एक्सपीरियंस करते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हैटर्ड, वरीज एंड इनडिफरेंस। ये सब अगर हम योग की टर्मिनोलॉजी में कहें तो ये तीनों चीज क्या है, हमारे सात्विक, रास्तिक और तामसिक प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, हमारे तामसिक गुण है ये, जो कंटिन्यूसली आते रहते हैं हमारे डेली लाइफ में। अब आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम ईआई से डिनोट करते हैं, रिफर्स टू अ एबिलिटी टू परसीव, ठीक है, ये एक एबिलिटी होती है जो परसीव की, कंट्रोल की और इवोल्यूट इमोशन, ठीक है। देखिए एक इमोशनल, ये डायग्राम देख लेंगे तो ईआई, इसका ईआई सबसे ज्यादा इमोशनली सबसे अच्छा है, इसलिए सबसे अलग दिखाया गया, ठीक है, क्योंकि ये अपने सिचुएशन को अच्छे तरीके से परसीव कर पा रहा है, उस पर कंट्रोल कर पा रहा है और इवोल्यूट कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करिए चंद्रकला मैम, नेक्स्ट पेज कॉन्फ्लिक्ट वाली आएगी। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है लर्निंग और इमोशंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट है हमारा फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यहाँ पर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जो डिसऑर्डर्स बचेंगे वो मैं आपको थेरेपेटिक योग के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर ही है, डिसऑर्डर नहीं बोलना चाहिए, एक तरीके की कंडीशन है। देखिए ये लड़की को देखिए कितना चिल्ला रही है, ठीक है, ये आदमी नीचे पैर पटक रहा है, अपना हाथ पटक रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। ओके, इंट्रोडक्शन में बताया है, नीड्स, ड्राइव्स और मोटिव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन ऑफ बिहेवियर। हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं और हमारी प्रेरणा, जितनी भी चीज होती है, हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को रिपीटेड फेलियर हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू कोई एग्जाम दे रहा है, हमारे नेट का एग्जाम कोई व्यक्ति दे रहा है कंटिन्यू, और उसका हो ही नहीं रहा सिलेक्शन, जबकि वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एग्रेसिवनेस, ठीक है, वो एग्रीवेट हो जाएगा फीलिंग के लिए, और उसके बाद क्या होगा, उसको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा, बोलेगा अब मुझे नहीं देना, अब मैं खत्म कर दूंगा ये सब चीजों को, मुझे नहीं करना, ठीक है। जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो वो किस कंडीशन पे आकर होगा, माय एडजस्टमेंट, व्यक्ति किसी भी चीज के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज और इलनेस आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कोई भी अगर हम रिपीटेड फेलियर अगर हम फील कर रहे हैं या हमारे साथ हो रहा है, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन की जब एंडिंग एकदम वो ऑप्टिमम स्टेज में होगा, तो क्या होगा, हमारे अंदर माल एडजस्टमेंट होगा, एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, मेंटल इलनेस आ जाएगी, ठीक है। इसलिए इनको हटाना आवश्यक है। इट इज अ टिपिकल फाइट गोइंग ऑन बिटवीन वंस नीड और मोटिव्स, ठीक है। ये किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी नीड और मोटिव्स, मतलब वो चाहता क्या है और उसकी प्रेरणाएं क्या है, जो मैंने आपको बताया था आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, वैसा ही है कुछ ये, ठीक है। ये दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है, ये होता है फ्रस्ट्रेशन। आप बताओ इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मैन इज एम्बिशियस इन नेचर, एम्बिशियस, हर व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ कुछ भी मिल जाए, अभी आपको नेट मिल जाएगा तो आपको जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ मिल जाएगा तो पीएचडी चाहिए, पीएचडी हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, फिर प्रोफेसर बनना है, फिर आपकी अभी 70,000 मिल रहा है, 1 लाख मिले तो बढ़िया एक कार खरीद ले। तो हमेशा कुछ ना कुछ इंसान को चाहिए ही होता है, ठीक है। वी हैव मैनी एक्सपीरियंस एंड डिजायर टू बी फुलफिल्ड, हमारे पास बहुत सारे डिजायर होती फुलफिल करने के लिए, एंड वी प्लान एंड स्ट्राइव हार्ड फॉर इट्स रियलाइजेशन, ठीक है। हम इसके लिए बहुत मेहनत करते, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। वी मे समटाइम एंड विथ रिपीटेड फेलियर, और क्या होता है, हम रिपीटेड फेलियर को कभी कभी फील करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हमको फेलियर ही मिलता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट जो है, गुड नाम है उनका, ठीक है, नाम उनका गुड है, अच्छे हैं इसलिए नहीं, उनका नाम ही गुड है, ठीक है। इन्होंने बताया फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशन टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर और नीड।
इसमें क्या होता है, जब हमारे डिजायर और नीड की ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है, तो इमोशनल टेंशन जो होती है हमें, उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से इमोशनल टेंशन इज नोन एज फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कोलमैन, ठीक है, कोलमैन जो है बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, सॉरी साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया है फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट व्हेन आवर मोटिव्स आर thwart either by some obstacles or block of independent or progress towards a desired goal and by absence of appropriate goal, ठीक है। ये कब होता है, जब वही हमारे मोटिव्स हमें नहीं मिलते हैं और absence होता है हमारे appropriate goal का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। ओके, अब इसके फैक्टर, हमको कॉज पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से कॉज है जो फ्रस्ट्रेशन का, हमारे सिलेबस में भी यही है, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर पहले होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा आता है फिजिकल फैक्टर, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में क्या हो गया, जैसे कि जो हमारे आदि भौतिक जिनको हम कहते हैं, ठीक है, आदि भौतिक दुख इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या आता है, नेचुरल, हाँ, नेचुरल क्लाइमेट सच एज द फ्लड, सुनामीज, अर्थक्वेक, फायर एक्सीडेंट्स etc. Obstacles such as traffic jams, crowd lines at the supermarket, drought that destroy the farmer crops, noise that prevents concentration, flood that delay us to our travel. These can disturb human life, ठीक है। तो ये फैक्टर अब इसको कैसे प्रभावित करते हैं, मान लीजिए आपका इंटरव्यू है, ठीक है, अब वहां पर आपको ट्रैफिक मिल गया, आप इंटरव्यू में लेट हो गए, आप इंटरव्यू नहीं दे पाए, ठीक है, दोबारा आपका इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर है, फिर आपका सेम कंडीशन है, तो आप क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल फैक्टर आ गया। या फिर अभी जैसे कोरोना आ गया था, तो बहुत सारे लोग नेट की प्रिपरेशन, अभी हम लोग ही हैं, मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अक्टूबर में हो रहा है, तो कुछ कुछ लोग मई में बहुत ज्यादा प्रिपेयर थे, अक्टूबर तक उनकी प्रिपरेशन थोड़ा डल हो गई, मान लीजिए सबका हो जाए, भगवान चाहे, नहीं हुआ किसी का, ठीक है, तो उनको क्या होगा, उनको भी यहाँ पर फेलियर महसूस होगी, तो ये फिजिकल फैक्टर है, ठीक है। अब ऐसे बताया सोशल एंड सोसाइटल फैक्टर, इसमें क्या होता है, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पेरेंट्स। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा पुलिस, जैसे मेरा था कि मैं जाऊं, मुझे पुलिस बनना है, कुछ बनना है, एसपी बनना है, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स ने क्या बोला, अरे नहीं नहीं बनना है, ये सब चीजें नहीं करनी, आप जो है ऐसे जगह ऐसी जॉब करो जिसमें आप सेफ रहो, तो भाई सब ज्यादा सेफ तो इंसान पुलिस बन के ही रहता है, नहीं, उनसे तो लोग भी डरते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पेरेंट्स, सोसाइटी, लॉयल्टी, कल्चर, बिलीव्स में कंट्रोल द डिजायर एंड मोटिव्स ऑफ द पीपल, ठीक है। इसमें क्या बताया, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय अदर पीपल लॉ, ठीक है, दूसरों की वजह से, कभी कभी क्या होता है, हम समाज वालों की वजह से हमको नहीं पढ़ने को मिलता, समाज वाले आके घर में बोलेंगे कि अरे भाई मत भेजिए पढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे ये लोग, ठीक है, तो लोगों की वजह से, लोगों के नॉर्म्स और सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से जो फैक्टर हमें बार बार फ्रस्ट्रेशन देते हैं, वो आज का सबसे ज्यादा यही लोग काम कर रहे हैं, सोसाइटी वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। बहुत ही कम पॉजिटिव सोसाइटी मिलती है। अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में और है, मतलब सभी एक्सटर्नल के अंदर ही है। इकोनॉमिक फैक्टर आता है, जिसमें है फाइनेंशियल फैक्टर। अब मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं, कोई लोग है जो एमबीए करना चाहते हैं, कुछ एनिमेशन, तो एमबीए की फीस तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होता है, फाइनेंशियल फैक्टर हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा है सबसे ज्यादा आजकल, और लैक ऑफ फूड एंड वाटर, अदर सीवियर इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, ये सब आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। फिर है इंडिविजुअल्स ओन लिमिटेशन, ठीक है, खुद की लिमिटेशन होती है, लैक ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज। अब कोई अच्छा टीचर बनना चाहता है पर उसके अंदर टीचिंग स्किल नहीं है, कोई एक अच्छा काउंसलर बनना चाहता है पर उसके अंदर लिसनिंग स्किल नहीं है, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप है कोई व्यक्ति। अब तो पैरालंपिक होने लग गए, अच्छी बात है, अगर कुछ करना चाहते हैं उनके पास पैर ही नहीं है, दौड़ना चाहते हैं तो पैर नहीं है, ठीक है, अब कुछ तो कुछ चीजें नहीं है हमारे पास, फिजिकली हैंडीकैप है, तो ये सब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर में आता है आपका फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज और डिफेक्ट्स, टू बिग और टू स्मॉल स्ट्रेचर, ठीक है, आपके बॉडी में कुछ हो गया, ठीक है, हैवी और थिन बॉडी हो गई, अगली फेस हो गया, डार्क। अब भाई किसी को ब्यूटिशियन या फिर फैशन डिजाइनर कुछ बनना है, चेहरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको फेस में, तो उस वजह से वो नहीं जा पा रहे, उनको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो ये सब चीजें फ्रस्ट्रेशन का कॉज है। दूसरा है कन्फ्लिक्टिंग डिजायर और एम्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन बाय ऑब्स्ट्रक्टिव म्यूचुअल एम्स एंड गोल, ठीक है। Example that a person may be interested in marrying a girl whom he loves. एक व्यक्ति है, एक लड़की शादी करना चाहता है जिसको प्यार करता है, but he wishes to go abroad by marrying another girl. और वो क्या चाह रहा है, जाना चाहता है वो दूसरी लड़की के साथ शादी करने, ठीक है।
तो अब इसमें दोनों के बीच में इसको क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये इससे भी एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो गया, खुद के द्वारा ही क्रिएट किया फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब बताया इंडिविजुअल मोरालिटी एंड हाई आइडियाज, ठीक है, यही बताया गया नियमाग्रह जो हम पढ़ते हैं बाधक तत्व, बहुत ज्यादा नियमाग्रह भी नहीं होना चाहिए। एंड इंडिविजुअल मोरल स्टैंडर्ड्स कोड एंड एथिक्स एंड हाई आइडियाज में बिकम द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ये बताया गया है। नेक्स्ट पेज कर दीजिए। अब आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, दिस टर्म इज कॉमनली यूज, बहुत जगह यूज किया है, द्वंद तत्व द्वंद्व अभिघाता है, किसका लाभ है ये बताइए, पतंजलि योग सूत्र। आसन। एनीवन? आसन। आसन, आसन। आसन, वेरी गुड, ठीक है। तो द्वंद्व को दूर करना, तो हमें आसन करना चाहिए, ठीक है। तो दिस टर्म इज कॉमनली यूज्ड, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कल्चर्स, ठीक है, दो कल्चर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिलीजन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मेरा कल्चर, मैं मध्य प्रदेश से मैं पढ़ने चली गई केरला, अब हमारा कल्चर ही चेंज है, नॉर्थ इंडियन फिर मलयालीज, ठीक है। तो हमको क्या, फिर मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि भाई वहां पढ़ू या ना पढ़ू। बहुत सारे लोग मेरे जूनियर्स के फोन में को आते, दीदी वहां का कल्चर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, क्योंकि हम सोच के ही हमें डर लगता है भाई कि क्या होगा, इतनी दूर जा रहे हैं हम पढ़ने के लिए, खाने पीने का डर रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। Conflict means a painful emotional state which result from a tension between opposed and contradictory wishes, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दो क्लास, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो चीजें, ठीक है, जो जब पेनफुल इमोशन होता है, जब दो चीजें एक साथ मिलकर हम अपोज्ड कंडीशन में होती हैं हमारी विशेष, ठीक है। बताया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर indecisiveness in making choice between opposing और contradictory desires, ठीक है। ये इंटरनल होता है कि हमारे जो डिजायर है उनके बीच में जब कंट्रा इंडिकेशन हो जाता है। फिर आता है वन ऑफ द कंफ्यूजिंग थिंग्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दैट ईच मे बी द consequence ऑफ द अदर, दोनों में consequence होते हैं एक दूसरे के लिए। मान लीजिए बॉय मीट गर्ल्स आस्क फॉर अ डेट एंड इट टर्न्स डाउन, रिजल्ट क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये चीजें बताई गई हैं कि ये तो फ्रस्ट्रेशन नॉर्मली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, इसमें हाँ ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक लड़का है, ठीक है, वो अपने लड़की से पूछ रहा है, मतलब गर्लफ्रेंड से, नहीं एग्जांपल कोई बात नहीं, वो गर्लफ्रेंड से पूछ रहा है कि चलो चलते हैं अपन डेट पे चलते हैं, उसने क्या किया, मना कर दिया। तो उस लड़के को क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ। अब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो होता है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, मैं दोबारा पूछूं या ना पूछूं उस लड़की से, ठीक है। तो ये दोबारा पूछने का जो अपोजिट कंट्राडिक्शन आ गया उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कि उस लड़की को पूछू जाने को या ना जाने, भाई उसको तो बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब कॉन्फ्लिक्ट चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। दूसरा होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। चौथा होता है डबल मल्टीपल अप्रोच, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हम देखेंगे अप्रोच। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। अप्रोच में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन अ इंडिविजुअल हैज टू डिजायरेबल बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल, ठीक है। दोनों, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है उसके पास दो डिजायर है पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, अलग गोल होते हैं दोनों के, ठीक है। A conflict between two desire gratification as when a youth has to choose between two attractive and perceivable career, ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब एक क्या होता है, एक व्यक्ति की हॉबी होती है, जैसे अब मैं डांसर बनूं, मुझे डांस करना पसंद है, ठीक है, तो या तो मैं डांसर बनूं या तो मैं प्रोफेसर बनूं, ये दोनों अप्रोच है। तो इनके बीच में जब मुझे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इससे मुझे ग्रेटर डिस्ट्रेस हो सकता है। तो अब इतना तो नहीं, अब तो मुझे प्रोफेसर बनने की ज्यादा नीड आ गई, मतलब ऐसा लगता है। तो इसमें क्या होता है, मे लीड टू सम रेसोल्यूशन बट रेयरली टू ग्रेट डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस में व्यक्ति चला जाता है। एग्जाम्पल दैट रेड ऑन इंटरेस्टिंग नोवेल और गो फॉर गेम्स, ठीक है, ये दोनों के एग्जाम्पल है, नोवेल्स पढ़े या गेम खेलने जाए, ठीक है। अब आपके सामने दो चीजें, आपको शादी में जाना बहुत पसंद है, ठीक है, किसी की भी शादी अटेंड करना खूब पसंद है, और उसी दिन आपका एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम मान लीजिए आपका एमएससी फाइनल ईयर या सेकेंड, ऐसा मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है, ठीक है। दोनों ही नॉर्मल चीज है, तो इनमें से चूज किसको करेंगे, एग्जाम देंगे, शादी में जाएंगे, दोनों अप्रोचेस हैं आपके पास। तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बताया देखो, सिलेक्शन ऑफ वन गर्ल फॉर मैरिज फ्रॉम टू ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है, दो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं आपके साथ, अब आपसे बोला दोनों में से किससे आपको शादी करनी है। अब सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो यही होता है जिंदगी में, ठीक है। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा सभी की जिंदगी में।
नेक्स्ट आता है लॉयल टू वाइफ और लॉयल टू मदर। ये भी भाई ये लड़के लोग झेल सकते हैं, ठीक है। अब अगर वो वाइफ के साथ रहे तो मदर को प्रॉब्लम होती है, मदर के साथ रहे तो वाइफ को प्रॉब्लम होती है, दोनों से वो प्यार करता है बराबर। अब भाई बताए कैसे बेचारा, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है, ये होती है अप्रोच। अब आती है अवॉइडेंस, दोनों चीज को अवॉइड करना चाहता है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आकर व्हेन देयर आर टू अनडिजायरेबल सिचुएशन, दो अनडिजायरेबल सिचुएशन होती है बट कैन नॉट अवॉइड वन विदाउट इनकाउंटर द अदर। एक को हम नहीं हटा सकते दूसरे को इनकाउंटर के बिना, ठीक है। conflict whereby one must choose between two more or less equally undesirable unattractive goals, इसे बताया गया a situation where you have to decide between doing wanted homework, ठीक है, और doing unwanted house chores, ठीक है। दोनों आपको नहीं करना है, आपको घर का काम भी नहीं करना है और होमवर्क भी नहीं करना है। अब अगर आप होमवर्क करोगे तो आपको घर का काम करने को नहीं मिलेगा और घर का काम करोगे तो होमवर्क नहीं करने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, आपको एक अगर आप हटाओगे तो दूसरा करना ही करना पड़ेगा, और चाहते हो आप दोनों का अवॉइडेंस हो, आप दोनों से दूर हटना चाहते हो, ठीक है। तो वो बताया है अवॉइडेंस। अब होता है अप्रोच अवॉइडेंस। अ कंफ्लिक्ट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज बोथ अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय द सेम ऑब्जेक्ट पर्सन और सिचुएशन। दिस इज डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, ये बहुत भयंकर होती है, इसको रिजॉल्व नहीं किया जाता। द पर्सन इज अट्रैक्टेड टू गोल दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अट्रैक्ट होता है उस गोल के लिए जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज रखता हो। इसमें बताया गया जैसे अप्रोच और अवॉइडेंस दो चीज आती है, ठीक है। इसमें बोला गया एग्जाम्पल बताया गया, एक कोई लड़की आपको दे दी गई, आप बताया गया उसको शादी करूं या ना करूं की जो सिचुएशन साधवाद जो कि जैन धर्म में बताया गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस, ठीक है। करूं या ना करूं, शायद का इस चीज को खरीदूं या ना खरीदूं, जनरली ये होता है शॉप में लड़कियों के साथ, ठीक है। कुछ कुछ तो खरीद भी लेती हैं। मॉल्स में जाते हैं हम, टी शर्ट मिल गई, 4-5 टी शर्ट एक जैसी मस्त टी शर्ट दिख रही है, अब पैसे तो भाई 400 ही है, ठीक है। 400 में आप चाहिए टी शर्ट खरीदो चाहे वो टी शर्ट खरीदो। तो ये हो गया आपका अप्रोच और अवॉइडेंस, ठीक। अब आता है डबल और मल्टीपल अप्रोच। इसमें बताया गया इन रियल लाइफ द इंडिविजुअल फ्रिक्वेंटली इज फेस्ड विद having to choose between two or more goals, each of which has both attractive and repelling aspect। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अप्रोचेस होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें बताया है चूजिंग अ हाउस इन अ कंट्री मीन्स फ्रेश एयर, ठीक है, रूम टू लिव, पीस और क्वाइट, ठीक है। इट इज मीन्स मैनी आवर्स ऑफ कम्युनिकेटिंग टू वर्क, मतलब ये बताया गया हमको घर लेना है तो और हमको काम भी करना है, तो हम शहर में जाके काम करें तो हमको क्या होगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन गांव में करेंगे तो हमको एयर ज्यादा मिलेगी। अब मल्टीपल अप्रोच है हमारे पास, अब उसमें से हम किसको चूज करें ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। तो दीज आर द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब इनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये लास्ट आपकी स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, प्लीज ओपन द लास्ट स्लाइड, ओके। अब आता है कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। इससे बताया गया है हमको क्या करना है, एक्सेप्ट ईच डिजायर एज इट अराइज विदाउट जजमेंट और रेजिस्टेंस। हमको सारे डिजायर को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि हमारा जो डिजायर है इसको पहले हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमको हमको चाहिए क्या, ठीक है। हम जैसे प्रोग्मेटिक एक टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है हमारी प्रॉब्लम को देखा जाता है, फिर उनमें से जो पॉजिटिव चीज होती है उसको लिया जाता है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि हम अपने डिजायर को एक्सेप्ट करें फिर जजमेंटल ना हो उसके लिए, ठीक है। रिमूव द बैरियर्स फॉर मेकिंग योर ओन चॉइस, हटाना है बैरियर्स को अगर आप अपनी ओन चॉइस बनाना चाहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग डिजायर, फिर होता है इट में heighten emotional blockade and for this we can adopt meditation, play therapy। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमको कॉन्फ्लिक्ट हटाना है, जानना है कि एक्चुअली हमको चाहिए क्या, तो हम क्या सकते हैं इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है। इन अ कूल माइंड थिंक द गोल ऑफ योर लाइफ, पहले कूल माइंड रखिए, आप सोचिए कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, द पर्पस ऑफ द डिजायर। आप जो पर्पस आपकी जो डिजायर है उसका पर्पस है क्या, आखिर मैं डांसर तो बन गई, ठीक है, मैं डांसर बन जाऊंगी तो मैं करूंगी क्या उससे, मतलब ठीक है डांसर बन गई, मैं अपने लिए बन गई, डांस ही करते रहूंगी पूरी जिंदगी भर, लेकिन मैं एक प्रोफेसर बन जाऊंगी तो बहुत लोगों की लाइफ को अच्छा कर सकती हूँ, लोगों को पढ़ा सकती हूँ, उनका ज्ञान बढ़ाऊंगी, अपना ज्ञान भी बढ़ाऊंगी साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज देखना है। फिर फॉलो द ऑप्टेड डिजायर विथ फुल जील, ठीक है, आप जो कर रहे हो जिस डिजायर को उसको फुल विल के साथ, कि मेरी जिम्मेदारी, मैंने इसको डिजायर को लिया था, किसी और पे ना थोपे इसको, और एंथुजियाज्म के साथ, ठीक है। एंड डू विद इट्स प्लेजर एंड लिव इन इट, अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उस पे रहो,
आप अगर जेआरएफ निकालना चाहते हो तो आप उसको बर्डन मत लो कि मुझे जेआरएफ निकालना है, ये मुझे निकालना ही निकालना है। अगर आप योग के स्टूडेंट हो तो योग आपके अंदर होना चाहिए, अगर आप डॉक्टर हो तो आपके अंदर होना चाहिए कि मैं लोगों को ठीक कर सकूं। आप अगर एक पुलिस हो तो आपको धर्म निभाना ही निभाना है, ठीक है, ईमानदारी जरूरी है, ठीक है। फिर है पोस्टपोनिंग द डिजायर शुड बी ऑलवेज टेम्परेरी। किसी भी डिजायर को अगर आप पोस्टपोन करते हो तो ये सोचो कि टेम्परेरी हमने हटा दिया, लेकिन हम बाद में उसको ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। आपको हमेशा इस चीज पे बिलीव करना है कि अगर मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज कर ले तो मुझे दूसरी चीज बैलेंस कर देगी, ठीक है। तो दीज आर द रिसोल्यूशन, आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हो। और आप एक योगा थेरेपिस्ट सभी हैं, तो हमको पता है कैसे दूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आज कंप्लीट होता है। अब हमारे जो डिसऑर्डर्स बचेंगे, स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेसिव, एंजाइटी और स्ट्रेस, हाँ सॉरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, तीन चीज बचेगी। इंसोम्निया तो सर ने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये जो तीन चीजें आपकी बचेंगी वो मैं आपको जब हम थेरेपी पढ़ेंगे तब पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं हो तो वी विल कंक्लूड द सेशन। एनी क्वेश्चन? ओके, तो आई विल रिक्वेस्ट राधिका दीदी कि आप जो है प्रेयर करा दें। राधिका दीदी, आप तक आवाज जा रही है? नहीं जा रही, चलिए मैं ही करा देती हूँ। हाँ हाँ